डॉलर ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। अमरीकी डॉलर पहली बार 220 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। डॉलर ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। अमरीकी डॉलर पहली बार 220 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। एक ही दिन में डॉलर 4.80 रुपए महंगा हो गया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बड़ी वजह क्या बताई जा रही है डॉलर महंगा होने की? बड़ी वजह यह है कि माहिरीन का कहना है मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल में जो इम्पैक्ट है, सियासी सूरत-ए-हाल ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। और साथ ही डॉलर की तलब है, दरामदी बिल जो बढ़ गया उसकी अदायगी हो रही है, उससे भी डॉलर जो मुसलसल महंगा हो रहा है। आज एक ही दिन में अब तक डॉलर 4.80 महंगा हो चुका है और इंटरबैंक में डॉलर जो है पहली बार 220 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2 रोज में बात की जाए तो इंटरबैंक में डॉलर 9.05 रुपए महंगा हो चुका है। इससे दरामद कुंदान शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन में डॉलर 9 रुपए महंगा होने का इम्पैक्ट अगर जो दरामदी लागत पर देखे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ में ये बताएं कि नई 3 माह 11 रोज में देखा जाए जो नई हुकूमत को हुए आए हुए तो 20 रुपए मतलब 20% जो है महंगा हो चुका है। जो साथ में अमरीकी डॉलर जो है 3 माह 11 रोज में 37 रुपए 98 पैसे महंगा हो चुका है। इसका इम्पैक्ट देखिए 20% जो डॉलर महंगा हुआ है 3 माह में, तो उसके साथ दरामदी लागत जो अब जो मंगा रही है जो 2 महीने में यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो अब नजर आना शुरू हो गया। जो आलमी मार्केट में कीमतें कम हो रही है उसका असर इस पर नजर नहीं आएगा। जी ठीक है अशरफ, ये बताएगा अमेरिकी करेंसी महंगे होने से गैर मुल्की कर्जों में किस कदर इजाफा होगा? जी देखिए जाए सिर्फ 2 रोज में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जो है 125 अरब डॉलर हैं। और अगर हम देखा जाए जो इस वक्त जो करंट सूरत हाल है तो 125 अरब डॉलर को अगर हम जो तकरीबन 9 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 रोज में 1125 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। और नई हुकूमत आने के बाद जो अब तक जो बैरूनी कर्जों में जो है तकरीबन 4,625 अरब रुपए का इजाफा हो गया। जो इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इसका जो आपके कर्जे का जो सूद है उसकी सूद की मद में जो सालाना जो अदायगी करता है पाकिस्तान वो उससे मजीद बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पाकिस्तानी रुपए में जो बैरूनी कर्जों का जो बोझ है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि रुपया जो गिरता जा रहा है, डॉलर नहीं बुलंद तरीन सतह कायम कर रहा है। जी ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं माशी तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब। जाहिद हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक ही दिन में डॉलर 4.80 रुपए महंगा हो गया है, बुलंद तरीन सतह 220 पर पहुंच गया, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। बात यह है कि डॉलर जिस तरीके से जंप्स ले रहा है, ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुई है परसों 17 तारीख वाले इलेक्शन के नतीजे में, और एक टर्मोइल लाइक सिचुएशन है। और लोग अब ये समझ रहे हैं कि पता नहीं ये IMF के साथ जो हमारा एग्रीमेंट था वो किस तरफ जाएगा, इमरान साहब खान साहब का क्या एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स दी IMF, क्योंकि वो जो एक साजिश का बयानिया उनका था और जो उनको वोट भी मिले हैं, तो अब क्या वो फर्दर उसी साजिश के बयानिए को कंटिन्यू करेंगे, अवाम को उसी तरफ लेके जाएंगे कि जी पेट्रोल और डीजल के रेट जो हैं वो कम होने चाहिए, बिजली के रेट कम होने चाहिए, 100 रुपये लीटर रेट कम हो जाएं, तो क्या वो हुकूमत के ऊपर वही प्रेशर उसी अंदाज में माउंट करेंगे? तो ज़ाहिर है कि अगर वो ये इंसिस्ट करेंगे कि जी कीमतें कम करो और वही जो उनका पहले 3 महीने पहले सिचुएशन थी कि उसी तरफ लेके आओ इकॉनमी को, तो इसका मतलब है फिर IMF के साथ तो एग्रीमेंट नहीं होगा। फिर जो आपको और इसके अलावा दोस्त मुल्कों से जो कर्जे मिलने हैं फिर वो भी नहीं मिलेंगे। फिर ऊपर से सर पे आपके 17 अरब डॉलर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो करना है आपने, 21 अरब डॉलर की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। तो मतलब ये है कि पूरा एक टर्मोइल किसी सिचुएशन है ये 17 तारीख के बाद से। तो यही वजह है कि कल आपने देखा कि किस तरीके से 4.5 रुपए कल बढ़ गए, 4.5 रुपए तकरीबन आज बढ़ गए और 220 रुपए पे डॉलर चला गया। अगर यही सिचुएशन रही तो मैं समझता हूँ कि डॉलर शायद इससे भी ऊपर जाएगा और इसके नतीजे में महंगाई, बेरोजगारी और यकीनन अफरा तफरी और बढ़ेगी। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें मुझे ये लगता है कि इन सब लोगों को जो हमारे हेल्म ऑफ अफेयर चला रहे हैं इमरान खान साहब को सबको मिल बैठना होगा। और जैसे कल भी इमरान खान साहब ने फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की है, तो इससे एक सारी अफरा तफरी है। तो इन सबको मिल बैठना होगा और मिल बैठ के एक इकोनॉमिक विजन के ऊपर इन सबको एक जॉइंट स्टेटमेंट देना होगा कि हाँ जी हम ये जितने भी इंटरनेशनल हमारे ट्रीटीज हैं हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनको कंप्लाई विद करेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे। या फिर इनको अपना एजेंडा देना होगा इमरान खान साहब को कि वो ये बताएंगे जी हम ये सारे ट्रीटीज वगैरह जो है हम इनको नहीं मानते और हमारा ये विजन है और हम इस पे मुल्क को आगे लेके चलेंगे। तो एक तरफ होना होगा
کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. تو جب ایک طرف ہوگی چیز تو آپ نے دیکھا کل 700-750 پوائنٹس اسٹاک مارکیٹ بھی کل نیچے آئی ہے. جی تو لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. ایک سیریس تھاٹ کی جی ضرورت ہوگی. جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، معاشی تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے نمائندے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. شوہر عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے، دانیہ شاہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئیں. عدالت نے بیوہ کو کیس میں فریق بنانے کی استدعا منظور کر لی. عدالت نے تمام فریقین کو تیاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی. سماعت 28 جولائی 11 بجے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ شوہر عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے، دانیہ شاہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں. تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے بلال احمد سے. جی بلال، آگاہ کیجیے گا. جی، عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم کرانے کا یہ معاملہ ہے. عامر لیاقت حسین کی صاحبزادی اور صاحبزادے کی جانب سے ایک آئینی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، جس میں پوسٹ مارٹم نہ کرانے کی استدعا کی گئی تھی اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے آرڈرز کو چیلنج کیا گیا تھا. آج اس کیس کی سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے. دوران سماعت ایک بڑی اور اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ دانیہ شاہ کی جانب سے فریق بننے کی استدعا کر دی گئی ہے. دانیہ شاہ کی والدہ آج کمرہ عدالت میں موجود تھی، ان کے وکیل بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دانیہ شاہ عامر لیاقت کی تیسری اور قانونی اہلیہ ہیں، لہٰذا وہ یہ چاہتی ہیں کہ عامر لیاقت کی جو وجہ موت ہے اس کو لازم پتہ چلایا جانا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں مشکوک ہو چکی ہیں. جس پر عدالت نے ضیاء اوان، جو کہ عامر لیاقت کے صاحبزادے اور صاحبزادی کی جانب سے پیش ہو رہے ہیں، ان سے یہ کہا کہ آپ پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروانا چاہتے. جس پر ضیاء اوان نے کہا کہ عامر لیاقت حسین کی جو باڈی ہے اس پر تشدد کے نشانات سے متعلق سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جب فزیکل معائنہ کیا گیا تو عامر لیاقت حسین کی باڈی پر کسی قسم کے کوئی نشانات نہیں تھے. تاہم عدالت نے کہا کہ آپ ان کی پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرانا چاہتے، کیونکہ اگر وجہ موت مشکوک ہو چکی ہے تو اس کے جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم ہی ایک حل ہے. جس پر ان کے ضیاء اوان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی فیملی کا اصرار ہے کہ پوسٹ مارٹم نہ کروایا جائے. تاہم عدالت نے اب یہ حکم دیا ہے کہ چونکہ عدالت نے بارہا فریقین سے قانونی نکات اور یہ بھی پوچھا کہ اگر فقہی مسئلہ ہے تو وہ بھی عدالت کے سامنے رکھا جائے، لیکن عدالت کے سامنے نہ ہی فقہی مسئلہ اور نہ ہی جو قانونی نکات ہیں وہ عدالت کو بتائے گئے، جس پر عدالت مطمئن نہیں تھی. جس پر عدالت نے اس کیس کی سماعت کو 28 جولائی کے لیے 11 بجے کے لیے ملتوی کیا ہے، اور ساتھ ہی عدالت نے یہ تمام تر فریقین کو کہ آئندہ سماعت پر تیاری جی ٹھیک ہے ممتاز، آپ کا بہت شکریہ. دوحہ زہرا کیس کے تفتیشی افسر کی تبدیلی کا معاملہ، عدالت نے کیس دوسرے جج کو منتقل کرنے کے لیے ریفرنس ارسال کر دیا. ریفرنس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کے سامنے 1 بجے پیش کیا جائے گا. کیس دوسرے جج کو منتقل کرنے کا حتمی فیصلہ سیشن جج کریں گے. آپ کو بتائیں کہ دوحہ زہرا کیس کے تفتیشی افسر کی تبدیلی کا معاملہ، عدالت نے کیس دوسرے جج کو منتقل کرنے کے لیے ریفرنس ارسال کر دیا. ریفرنس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کے سامنے 1 بجے پیش کیا جائے گا. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 6 سے 10 گھنٹے تک جا پہنچی. کئی علاقوں میں دن میں 2 بار 3 گھنٹے کی بجلی بندش کی جانے لگی. آپ کو بتائیں، مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حبیب خان سے. جی حبیب، آگاہ کیجیے گا. بالکل، دیکھیے شہر میں اگر بات کریں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تو ایک بار پھر شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور مونسون بارشیں کا سلسلہ جو ہے وہ اب تھم چکا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ مزید بارشیں شہر میں جو ہیں وہ 22 اور 23 جولائی کے بعد جو ہے ان کا آغاز ہوگا. بیچ میں 3-4 دن جو ہے وہ بالکل بارشیں نہیں ہوں گی، اور سخت گرمی اس وقت شہر میں جو ہے وہ برقرار ہے. حبس کی فضا ہے، اور کے الیکٹرک کی جانب سے ایسے موسم میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دی گئی ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں اگر بات کریں تو اس وقت 10 گھنٹے کا مجموعی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سائیکل اس وقت جاری ہے، جس میں ہائی لاسز ایریاز کے حوالے سے بات کریں تو دن میں 3 گھنٹے کی 2 مرتبہ، 2.5 گھنٹے 1 مرتبہ، اور 1.5 گھنٹے رات میں جو ہے وہ 1 مرتبہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کو مجموعی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ 10 گھنٹے شیڈول لوڈ شیڈنگ ہے. جبکہ شہریوں کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں غیر اعلانیہ طور پر بھی رات کے مختلف اوقات میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور بندش کا سامنا ہے. جبکہ اگر مستثنی علاقوں کے حوالے سے بات کریں تو جن علاقوں کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنی قرار دیا گیا تھا ان علاقوں میں اس وقت 3 گھنٹے سے اور 6 گھنٹے تک کی جو لوڈ شیڈنگ کا ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اور مختلف اوقات میں 1.5 گھنٹے کے حوالے سے جو شیڈول ہیں اس میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. جبکہ کچھ علاقوں میں 2 گھنٹے کی دن میں جو ہے وہ 3 مرتبہ اور 4 مرتبہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. تو مجموعی طور پر شہر میں 3 سے 10 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور شہریوں کی جانب سے یہی مطالبہ ہے کہ اس وقت جو بل ہیں کہ الیکٹرک کی جانب سے وہ
तो बड़ी तादाद में भेजे जा रहे हैं और बड़े बड़े बिल भेजे जा रहे हैं, लेकिन शहर में लाइट जो है वो इस वक्त के इलेक्ट्रिक की तरसीली निज़ाम में इतनी मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ औकात में लाइट बंद की जाती है और शहरी सख्त गर्म जी ठीक है हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में गैस का बहरान थम न सका। मुख्तलिफ रहायशी इलाकों में रात गए गैस बंदिश की शिकायत बरकरार हैं, जबकि कमर्शियल सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना है। लोड मैनेजमेंट प्लान के बावजूद शहर में गैस बहरान जारी है। मुख्तलिफ रहायशी इलाकों में रात 10 से सुबह 7 बजे तक गैस बंद होने की शिकायत बरकरार है। दिन भर भी रहायशी इलाकों में गैस प्रेशर में कमी शिकायत बरकरार है। गुलशन इकबाल, गुलस्ताना जौहर, फेडरल बी एरिया और नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके मुतासर हैं, जबकि लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, मलीर और गुलशन हदीद में गैस बहरान जारी है। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से कमर्शियल सार्फिन बेहाल हैं। शहर में सब्जियों की कीमतें आसमान से ज़मीन पर ना सकी। बारिश के बाद सब्जियां शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक बारिशों के सिलसिले ने सप्लाई को मुतासर किया है, जिसके बाद रिटेल मार्केट और सब्जी मंडी में कीमतों में इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में भिंडी 1.5 हफ्ते में 160 से बढ़कर 240 रुपये तक पहुँच गई है। मटर भी 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। फूल गोभी 200 और प्याज 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगे हैं। टमाटर 100 रुपये किलो और कहीं कहीं इससे ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। दरामदी लहसुन, अदरक 300 से 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जाने लगा, जबकि तमाम इकसाम की मिर्चें 200 से 240 रुपये तक पहुँच गई हैं। महकमे मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर ने पेशगोई की है कि बहिरा अरब में हवा का कम दबाव ओमान की साहिली पट्टी की जाने बढ़ गया है। कराची में आइंदा 3 रोज़ तक हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि शहर में समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे आदिया नाज से। जियादिया बताएगा शहर कायद का मौसम कैसा रहेगा। बहरा अरब में हवा का जो कम दबाव था उसका रुख अब कराची से हटकर ओमान की जानिब हो चुका है, जिसकी वजह से आइंदा 3 रोज़ तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो है मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि कंबर, शहदाद कोट और दादू के हवाले से तलात हैं कि यहाँ पर अलबत्ता ज़रूर हल्की बारिश हो सकती है। सिंध के दीगर अजला की साहली पट्टियों में भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। कराची के हवाले से आइंदा 3 रोज़ की ये प्रेडिक्शन है कि शहर में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा, जबकि हल्की बूंदाबांदी या बारिश जो है वो हो सकती है। आज के हवाले से अभी महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 66% है। नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से, दर्जा हरारत कम होने की वजह से शिद्दत जो है वो इस वक्त ज़्यादा महसूस की जा रही है और जो शिद्दत है वो तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच गई है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज शाम में या दोपहर में शहर में जो है वो कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अलबत्ता साहिली पट्टी पर भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। आज सुबह में भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी और कहीं कहीं बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। अभी जो गर्मी की शिद्दत है वो तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुकी है। लेकिन कराची वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि आइंदा 3 रोज़ तक शहर में समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। शहर में जो हवा की सिमत है वो जुनूब मगरिबी रहेगी। अभी भी जुनूब मगरिबी सिमत से हवा की रफ्तार 10 से 12 नॉटिकल माइल बताई जाती है। जी ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आगाज़ के बाद मनफी रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स 160 पॉइंट्स तक गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर मंदी के बादल छा गए। कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी के रुझान के बाद मार्केट मनफी हिस्सों में दाखिल हो गई। 100 इंडेक्स 160 पॉइंट्स की कमी का शिकार हो गया। करंट इंडेक्स 41,206 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 180 पॉइंट्स तक की तेज़ी देखी गई। माहिरीन का कहना है कि मुल्क के मौजूदा सियासी मंजरनामे और आलमी इदारों के साथ मामलात पर मार्केट में सरमायाकार एक बार फिर मोहतात हो गए हैं। फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान पर अपना नुक्ता नज़र मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। आलमी इदारे की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ता सियासी अदम इस्तेहकाम, कमज़ोर हुकूमती इत्तेहाद और इलेक्शन नुक्ता नज़र बदलने का सबब बने। फिच रेटिंग ने लंबे अरसे बैरूनी करेंसी इजरा की डिफ़ॉल्ट रेटिंग मनफी किए जाने की तस्दीक कर दी है। रेटिंग मनफी किया जाना पाकिस्तान की साल 2022 के आगाज़ से बिगड़ती लेकिन लिक्विडिटी और बैरूनी फंडिंग सूरत हाल की इक्कासी करती है। फिच के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के सबब दबाव है। करंट अकाउंट खसारा माली साल 2022 में 17 अरब डॉलर्स रहा। माली साल 2023 में करंट अकाउंट खसारा 10 अरब डॉलर्स रहने के अंदाजे हैं। आमदन महदूद और बजट खसारा बुलंद रहेगा।